तो आज बेटा हम लोग एडजॉर्प्शन का लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। एडजॉर्प्शन पूरा हो गया था, आइसोथर्म आइसोबार ये सब पढ़ लिया था बेटा। अब पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। बहुत ही आसान है, कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा एडजॉर्प्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वाटर से हार्डनेस रिमूव करनी हो, गैस मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क होते हैं, वैक्यूम बनाने में कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, कैटालिसिस करते हैं। लेकिन मैं धीमे धीमे की करके बता देता हूं। सबसे बेटा मैंने पहले लिया यहां पर इन टू मेंटेन या टू प्रोड्यूस वैक्यूम। अगर बेटा वैक्यूम आपको बनाना है, अगर आपको वैक्यूम बनाना है कहीं, मान लिया किसी बर्तन में कुछ गैसेस हैं, अब आपको उन गैसेस को एडजॉर्ब कराना है, हटाना, वहां से वैक्यूम क्रिएट कराना है ना, तो आप कोई सुटेबल एडजॉर्बेंट डाल दो, तो वो एडजॉर्बेंट क्या करेगा, गैसेस को एडजॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर, वैक्यूम बन जाएगा। तो बेकार की बात हो गई है ना। वैक्यूम कैसे बनेगा, एडजॉर्बेंट को डाल देंगे तो गैसेस को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा, जब गैसेस वहां से हट गई तो अपने आप ही वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। या बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट करना है तब भी आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा बेटा क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। जब बेटा गन्ने से, गन्ना तो जानते हो ना, गन्ना तो जानते हो, शुगर केन, जब उससे हम लोग शुगर बनाते हैं तो शुगर फैक्ट्री में पहले जो शुगर होती है बेटा, उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन सोल्यूशन होता है, ब्राउन सोल्यूशन ऑफ शुगर। लेकिन ये ब्राउन कलर थोड़ा देखने में कई बार अच्छा नहीं लगता। ऐसे गुड़ होता है ना, गुड़ जानते हो, जैगरी गुड़, वो तो उसका कलर तो ब्राउन ही होता है, उससे कलर नहीं हटाया जाता है। तो ब्राउन जो सोल्यूशन शुगर का होता है, उसको अगर यार हम क्या करें, ब्राउन कलर हटा दें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा वो, और क्लियर होने के बाद उसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, चीनी बन जाती है। तो ब्राउन जो इसका कलर है उसको बेटा हम क्या करते हैं, एनिमल चारकोल से उसे पास करते हैं। एनिमल चारकोल समझते हो ना, एनिमल चारकोल होता है, जो बोन्स होती हैं एनिमल्स की, उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करके एनिमल चारकोल बनाया जाता है। और एनिमल चारकोल की एक्चुअली एक्टिवेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब गैसेस को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, ब्राउन कलर को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने क्या किया, इस ब्राउन सोल्यूशन को इस एनिमल चारकोल के इससे पास कर दिया, तो जो यहां पे सोल्यूशन आएगा वो डिकलराइज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, एक कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। और बाद में इसी को हम लोग क्रिस्टलाइज करा लेते हैं, तो चीनी बन जाती है, शुगर बन जाती है, शक्कर बन जाती है। अब आप सोच लो, जो शक्कर खा रहे हो वो एनिमल चारकोल से पास की गई है। और समझ ही मत आना, प्योर वेज वाले हम ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनिमल चारकोल से पास की जाती हो। तो जो तुम चीनी खा रहे हो एनिमल चारकोल से पास की गई हो, क्योंकि ब्राउन कलर को अपनी सरफेस पर ये चारकोल क्या करता है, ब्राउन कलर को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब ब्राउन कलर। जो चीनी जो बाहर सोल्यूशन जाएगा वो कलरलेस होगा। इसी को बोलते हैं क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। सारी शुगर मिल में यही काम होता है। अगर आप ये काम नहीं करोगे, डायरेक्ट इसे क्रिस्टलाइज कर दोगे, तो वही ब्राउन शुगर बन जाएगी। वो वाली ब्राउन शुगर नहीं, नशे करने वाली शुगर भी मार्केट में दो तरह की आती है। एक तो ऐसी आती है जो कलरलेस होती है, 99% लोग यही खाते हैं। और कुछ ऐसी भी शुगर आती है जिसका कलर ब्राउन ही होता है, आयुर्वेदिक कुछ कंपनी वाले बनाते हैं वो, तो उसका थोड़ा टेस्ट भी गुड़ जैसा लगता है, थोड़ा टेस्ट भी हल्का से चेंज होता है वो, है ना। तो दो तरह की शुगर आती है। अगर एनिमल से चारकोल से नहीं पास कराना तो इसका कलर यही रहेगा। इसको भी डायरेक्ट क्रिस्टलाइज करा सकते हैं। तो ये क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर बोला जाता है, इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा आप गैस मास्क में इस्तेमाल करते हो, जो गैस के मास्क होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन का। गैस आजकल तो इस समय तो कोरोना का समय चल रहा है, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है आप कोई बच्चा कुछ साल बाद देखे, वीडियो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये बेटा बिल्कुल कोरोना के पीक समय पे हो रहा है। मैं इस समय लखनऊ में हूँ, लखनऊ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने घर से, इसीलिए बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं घर से कर रहा हूँ, है ना, अपने
एक सिस्टम बना रखा है स्टूडियो टाइप का, उससे कर रहा हूँ। आज क्या डेट है? आज है 20 अगस्त 2020। हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को 5 साल बाद देखे, है ना, तो इसलिए मैं डेट बता रहा हूँ। 20 अगस्त आज है। आज मैं आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लखनऊ में रोज सैकड़ों पेशेंट कोरोना के मिलते हैं और आपको मालूम ही है इस समय आप भी मास्क हो सकता लगा रखे हो। तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क में होता क्या है, मान लिया मास्क आपने लगाया और मास्क के अंदर एक चारकोल की लेयर लगा दी गई अंदर। मास्क लगाने का मकसद पहले दूसरा था, अब दूसरा है। अब मास्क लगाने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी में वो वायरस न जा पाए। पहले मास्क लगाने का मकसद क्या था? जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं, वो आपके बॉडी के अंदर न जा पाए। तो आजकल जो गैस मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैस मास्क नहीं है। वो वाले मास्क वो नॉर्मल मास्क है, वो कपड़े वाले मास्क हैं। उनका केवल मेन मुद्दा ये है कि आपके बॉडी के अंदर वो वायरस एंट्री ना कर पाए, बचाव करने के लिए। लेकिन गैस मास्क में क्या होता है, जो मास्क होता है ना उसके अंदर मास्क है, इसके अंदर चारकोल की बेटा लेयर लगा देते हैं। ये चारकोल की लेयर लगा देते हैं और जब चारकोल की लेयर लगा देंगे तो जब एयर जाएगी तो एयर के अंदर जो हार्मफुल गैसेस होंगी उनको ये अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी सरफेस पे चारकोल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके अंदर जो एयर जाएगी लंग्स में वो उतनी हार्मफुल नहीं होगी, उसमें डस्ट पार्टिकल थोड़े कम होंगे। एक गैस मास्क है। हम लोग आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वाले समय में वो ऐसे मास्क हैं जो खाली वायरस की एंट्री को रोकने के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। हालांकि इनका भी कोई इस्तेमाल करेगा तो अच्छी बात है। कई सारी लेयर लगा दो, चारकोल लगा दो, है ना, तो वो एयर के साथ बहुत हार्मफुल गैसेस होते हैं उनको भी रोकेगा, डस्ट के पार्टिकल भी रोकेगा और हो सकता है वायरस वगैरह की एंट्री भी ना हो पाए। तो ये गैस मास्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 3 एप्लीकेशन पढ़ लिया आपने। देखो कितनी आसान आसान चीजें, लेकिन मैं बताऊंगा सब कुछ। तुम्हारा भरोसा नहीं ना, तुम क्या क्वेश्चन गलत कराओ। इसके अलावा बेटा आपने नाम सुना होगा क्रोमेटोग्राफी। आपने नाम सुना होगा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा ये भी एब्जॉर्प्शन का ही होता है। अब मान लिया आपने 2-3 कंपाउंड अलग अलग ली और उनकी एब्जॉर्बिंग पावर अलग अलग है सेम एब्जॉर्बेंट पे। तो जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर कम होगी वो उस एब्जॉर्बेंट पे पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉरी ज्यादा होगी वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर कम होगी वो बाद में एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल क्रोमेटोग्राफी में भी होता है। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एब्जॉर्बिंग पावर ऑन डिफरेंट एब्जॉर्बेंट। या सेम एब्जॉर्बेंट भी ले सकते हैं, एक ही एब्जॉर्बेंट पर अलग अलग कंपाउंड की एब्जॉर्बिंग पावर तो अलग अलग होती ही, बता चुका हूं। उसी से हम लोग उन मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, उसी को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और क्रोमेटोग्राफी का बेसिक कंसेप्ट एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कई टाइप की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कई टाइप की होती है ना। हालांकि कई सालों से इसमें सवाल नहीं आया है। दिखाई इतना याद रखो, इट इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, ये बेटा एब्जॉर्प्शन पर ही बेस्ड होती है। इसके अलावा बेटा क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, अगर आपको कहीं से नमी हटानी है तो उसमें कोई एब्जॉर्बेंट डाल दो। जैसे मान लिया आप कोई घर में कोई सोफिस्टिकेटेड टाइप का मटेरियल लेके आओ, अरे बहुत सारे घरेलू सामान होते हैं। जैसे आप मान लिया मोबाइल लेके आए, ये मोबाइल का बॉक्स है, तो इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर एक ऐसी पुड़िया पड़ी होगी। अरे ये मोबाइल तो बड़ी चीज होगी, महंगा मिलता है। जो पानी के बोतल लेके आते तो तुम याद आया, अब तो नहीं ले आते होगे, इतने बड़े हो गए, अब तो नॉर्मल वाली बोतल ले आते हो। पहले जो बच्चों वाली स्कूल वाली बोतल ले आती थी सेलो कंपनी में इन सब की, तो उसके अंदर एक, जब आप लेके आते तो उसके अंदर एक पुड़िया मिलती थी इस तरह का, एक पैकेट पड़ा होता था। इस पैकेट के अंदर सिलिका जेल होता है बेटा। वो इसलिए डाल दिया जाता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर हो वो सिलिका जेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब नहीं, उस मॉइस्चर को ये सिलिका जेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब इस बर्तन के अंदर या उस बोतल के अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस डेवलप होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो मॉइस्चर को रिमूव कर देने से इन्फेक्शन के चांस, बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो कम डेवलप करते हैं। तो ये मॉइस्चर को निकालने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं।
आपने बेटा नाम सुना होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, नहीं सुना तो आपको मेटलर्जी में पढ़ाएंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, इसमें इथाइल जेनथेट वाटर डालते हैं, पाइनाइल वाटर डालते हैं और यहाँ फ्रोथ बनाते हैं, झाग, ये फ्रोथ बनाते हैं झाग। और जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं, जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो इसी फ्रोथ की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं, गेन या मैट्रिक्स, वो नीचे आके यहां जमा हो जाते हैं। ये मेटलर्जी में आपको बता चुका हूं मैं, है ना। और के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस फ्रॉथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो गंदगी होती है वो नीचे आके वाटर में डिपॉजिट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बेटा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। मान लो आपसे मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के आपने वाटर बनाया और आपने एक कैटलिस्ट लगा दिया प्लेटिनम। बेटा प्लेटिनम सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, तो ये प्लेटिनम कैटलिस्ट कैसे काम करेगा, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा। और अपनी सरफेस पर जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसी को बाद में इनके बॉन्ड टूटेंगे, इनके बॉन्ड टूटेंगे, वाटर बनेगा, फिर से सरफेस खाली हो जाती है। तो ये आगे पढ़ाएंगे आपको कैटालिसिस में। तो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है वो गैसेस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है, याद रखना। इसके अलावा और भी दो पॉइंट देख लो, वैसे डाइज होती है ना, डाइज कलर करने के लिए डाइज होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, ये भी एब्जॉर्प्शन की तरह काम। अच्छा, तो अपने बाल में ही डाई लगाते हो सकता तुम भी नहीं लगाते हो, हमारे बाल भी बहुत ज्यादा तो सफेद नहीं, लेकिन कभी कभार लोग घर वाले जबरदस्ती लगवा ही देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सफेद नहीं है। लेकिन हम भी कभी कभी क्या करते हैं, जो मार्केट में डाई आती है बहुत, आजकल तो आसान से शैम्पू टाइप की चीज में शैम्पू लगाया, बाल धुल लिया, काले हुए, लेकिन वो परमानेंट काले नहीं होते हैं, और 10-15 दिन के लिए काम करता है केवल। तो जो डाई है, जो भी उसमें केमिकल होता है, वो क्या करता है, हम लोगों के बालों की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या अंदर चला जाएगा क्या, ये बाल है, इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। या कपड़े पे आपने कलर लगाया तो कपड़े को जो डाई होती है क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो उसे भी हम लोग एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट ही नाम देंगे उसे। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हार्डनेस बोल देता हूं मैं। मैंने आपको बताया है, बता रखा है, बल्कि पहले भी नहीं बता रखा, तो आप सुन लो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो। हार्डनेस के रिमूवल हमने अभी बताया था कुछ लास्ट लेक्चर में, कि जियोलाइट होता है ना, सोडियम अल्युमिनियम सिलिकेट, जियोलाइट जो होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब उसको बेटा वाटर में हम डालते हैं तो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अपने सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन निकल जाते हैं तो वाटर की हार्डनेस दूर हो जाती है। तो वाटर के हार्डनेस निकालने में भी जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया एब्जॉर्बेंट है। ये जियोलाइट का इस्तेमाल करके वाटर की हार्डनेस को भी निकाला जा सकता है। जियोलाइट को परम्यूटेड भी कहते हैं, और इस मेथड को परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को बेटा परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। और सुनिए, जैसे कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहां वाटर की बहुत कमी होती है, तो अगर आप वाटर का कंजर्व करना चाहते हो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, है ना, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिनमें वाटर की बहुत कमी, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला में वाटर बहुत कम हो गया है, वहां वाटर लेवल बहुत कम हो गया। आपने नाम सुना होगा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्या है, केप टाउन। केप टाउन में तो इतना पानी कम हो जाता है गर्मियों में कि वहां गवर्नमेंट जो है नहाने पर भी बंदिश लगा देती है। पता है 100 लीटर पानी एक दिन में सप्लाई हो रहा है, तो लोग नहाते भी नहीं है कई बार, इतनी दिक्कत होती है वहां पर, इतना वाटर की प्रॉब्लम होती है। तो बेटा अगर आपको ऐसी, हम लोग तो पानी बहुत वेस्ट करते हैं, पानी बहुत वेस्ट करना याद करना, वरना एक दिन परेशान जरूर हो जाओगे। ये मान लिया आपने कहा वाटर का कोई पॉन्ड है, तालाब वालाब है,
और हम चाहते हैं कि गर्मियों में ये पानी वेपोराइज ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई केमिकल डाल देते हैं, ऑयली कंपाउंड डाल देते हैं। मान लीजिए स्टेरिक एसिड लिया और स्टेरिक एसिड इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, तो स्टेरिक एसिड जो होगा इस वाटर की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। ये स्टेरिक एसिड क्या होगा, इस वाटर तालाब पे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से स्प्रे मार देते हैं। हेलीकॉप्टर से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, पूरे तालाब पे जो भी खूब बड़ा सा एरिया है उस पे जहां पानी भरा हुआ उस पे स्प्रे मार देते हैं। तो वो स्प्रे किसका होता है, किसी ऑयली कंपाउंड का। स्टेरिक एसिड लिया और स्टेरिक एसिड को हमने पूरा पॉन्ड पे स्प्रे कर दिया, तो वो स्टेरिक एसिड क्या हो गया, इस वाटर के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। तो जब बेटा वाटर के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, तो ये नीचे जो वाटर है वो वेपोराइज होके ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वाटर का वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। और जब वाटर कम वेपोराइज करेगा तो इसका मतलब तालाब में वाटर का लेवल काफी कुछ गर्मियों में भी मेंटेन रहेगा। अगर स्टेरिक एसिड के लेयर न लगाते तो पानी लगातार उड़ता ना जाता, तालाब सूख सकता था। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हार्मफुल केमिकल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है ना। ये सब चीजें होती हैं। इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन होती है ना, इन सबकी एब्जॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है। तो ये इनको भी हम एब्जॉर्प्शन से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इनर्ट गैसेस को भी सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस को भी हम लोग एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एब्जॉर्बिंग पावर है ना अलग अलग होती है इसलिए। तो ये बहुत ही आसान चीज थी। अब मैं अगले टर्म पे क्या करूंगा, एब्जॉर्प्शन के एक दो न्यूमेरिकल लेंगे हम, जो हमने फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन लिया था, log x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p। उस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग कोलाइड स्टार्ट करेंगे। कोलाइड थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, हम कोलाइड के सारे एग्जांपल आपको साक्षात दिखाएंगे। क्योंकि घर में तो एग्जांपल मिल ही जाते हैं ना, तो हम सब पूरे लोटा बाल्टी ग्लास जितने होते हैं, एलॉय और ग्लास और कांच और क्रीम सब दिखा देंगे। तो अगले टर्न पे हम लोग मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं कोलाइड्स।